नमस्कार, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना प्यार दिखाया मेरे पुराने वीडियोस पे और मेरे चैनल पर। दोस्तों, यूँ तो डाकुओं की कई सारी फिल्में आपने देखी होगी। एक फेमस मूवी है पान सिंह तोमर। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखें। उस मूवी में डाकू और बागी के बीच में एक फ़र्क बताया गया है। बागी वो व्यक्ति होता है जो समाज के कुनीतियों और गलत पॉलिटिक्स के वजह से उसकी जीवन में कई सारी कठिनाइयाँ आती हैं, जिसके वजह से वो हथियार उठाने पे मजबूर हो जाता है। लेकिन एक बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी भी तरीके का वायलेंस या कानून के खिलाफ उठाया हुआ कदम कभी भी जस्टिफाई नहीं हो सकता है। आज की कहानी एक ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति की है जो इस समाज से हार जाता है और ना चाहते हुए भी हथियार उठा लेता है, और कैसे वो कई सालों तक 3 राज्यों की पुलिस और लोगों के लिए दहशत का टॉपिक बना होता है। ये बात है एक डाकू जिसका नाम पड़ता है ठोकिया। एक ऐसा व्यक्ति जो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन समाज ने, शायद कुनीतियों ने और समाज के रवैये ने उसको एक डाकू बनने पे मजबूर कर दिया। तो चलिए आज डाकू ठोकिया की कहानी मैं आपके सामने रखता हूँ। 7 अप्रैल 1972 में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में लोखरिया गांव में एक लड़के का जन्म होता है। बेहद गरीब परिवार में जन्मा वो लड़का काफ़ी स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में, और धीरे धीरे उसको ये समझ में आता है कि अगर मुझे अपनी लाइफ सही करनी है, अपने फैमिली को अच्छी पोजीशन पे ले जाना, अच्छी जगह ले जाना है, तो मुझे पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। और वो ऐसा ही करता है। शुरुआत के दिनों से ही वो मेहनत करना शुरू कर देता है, अपने माँ बाप का हाथ बटाता है और कहीं ना कहीं काम करके कुछ 2-4 रुपए भी घर में ले आता है। अब धीरे धीरे 1992 का साल आ जाता है। 20 साल का वो लड़का, जिसका नाम था अंबिका पटेल, अब ग्रेजुएशन कर चुका होता है। उसका मात्र एक सपना था, डॉक्टर बन के अपना जीवन और अपने परिवार के जीवन को और अच्छा करना। एक उज्जवल भविष्य की कामना करके वो दिन रात मेहनत करता था। लेकिन क्या हुआ कि वो लड़का डाकू बना। एक रात की बात है, जब अंबिका पटेल के घर में उसके माँ बाप नहीं थे और वो अपने कमरे में पड़ के सोने जा रहा था, तभी उसकी छोटी बहन रोते हुए उसके पास आती है और उसके गले लिपट जाती है। छोटी बहन को रोता देख अंबिका पटेल को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या हो गया कि मेरी बहन इतनी दुखी है। वो उससे सवाल पूछता है, जिसके जवाब में उसकी छोटी बहन ये बताती है कि भैया, मेरा कुछ महीने पहले रेप हुआ था और अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, यानी गर्भवती हूँ। ये सुनते ही उस 20 साल के नौजवान के ऊपर पहाड़ गिर जाता है। उसके पैरों के नीचे से धरती हट जाती है और उसको समझ में नहीं आता कि इस बात को डाइजेस्ट कैसे करें और इसका क्या उपाय हो सकता है। वो उससे पूरी बात सुनता है। उसकी बहन बताती है कि गांव में एक डाकू था, ओमनाथ। उसका भतीजा एक दबंग किस्म का व्यक्ति था। उसने उसके साथ जोर जबरदस्ती की और मना करने पे उसका रेप कर दिया और जान से मारने की धमकी भी दी। अब ये सुनते ही अंबिका पटेल आग बबूला हो जाता है। लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक गरीब घर का व्यक्ति, चाह के भी क्या कर पाता। तो वो अगले दिन ओमनाथ के भतीजे के घर जाता है और उससे अनुरोध करता है कि आप मेरी बहन के साथ ये दुष्कर्म किए हैं, तो अब कृपया आप उससे शादी करके उसका जीवन सुखी कर दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन ओमनाथ का भतीजा इस बात को साफ साफ मानने से इनकार कर देता है कि उसने कुछ किया। और तो और वो अंबिका पटेल की बहन के चरित्र के ऊपर ही सवाल उठाने लगता है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। अंबिका पटेल जहां जाता था, लोग उसको तिरछी नजरों से देखते थे। यहां तक कि ये बात भी फैल जाती है कि अंबिका पटेल और उसकी बहन का शारीरिक संबंध है। अब ये बात जब वो सरपंच के पास लेके जाता है, तो सरपंच लोग भी उसके खिलाफ ही फैसला सुनाते हैं, क्योंकि ओमनाथ एक डाकू था और उसकी पैठ थी, उसका पावर था, दबदबा था उस एरिया में। तो चाह के भी सरपंच लोग उसके अंबिका पटेल के हित में फैसला नहीं सुनाते हैं। अब अंबिका पटेल थक हार के पुलिस के पास जाता है।
पुलिस भी किसी तरीके से उसकी मदद नहीं करती है। अब अंबिका पटेल को समझ में नहीं आता है कि उसकी बहन का जो रेप हुआ है और ना ही उसकी कोई मदद कर रहा है, तो इस केस में उसे क्या करना चाहिए। फिर बाद में उसको समझ में आता है कि इस समय ओमनाथ के भतीजे को मारना ही सही रहेगा, और वो आक्रोश में आके, गुस्से में आके ओमनाथ के भतीजे का कत्ल कर देता है और भीड़ में यानी जंगलों में भाग जाता है। उसे उस समय के कुख्यात डाकू ददुआ का पता चलता है। वो ददुआ के पास जाता है और उसको अपनी पूरी जीवन की गाथा सुनाता है। ददुआ उसको अपने अंडर रख के उसको ट्रेनिंग देता है और आगे चल के अंबिका पटेल एक डाकू बन जाता है। कहते हैं वो इतना निर्दयी था, इतना क्रूर था कि जो भी व्यक्ति उसकी मुखबिरी करता था वो उसको बीच चौराहे पे मार देता था। एक बार की बात है, उसके गांव यानी लोखरिया पूर्वा में एक व्यक्ति जिसका नाम कलवा निषाद था, उसने उसकी मुखबिरी की पुलिस से। अब जब ये बात अंबिका पटेल को पता चलती है तो बीच चौराहे पे उस गांव में वो कलवा निषाद को मौत के घाट उतार देता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि मैंने ठोक दिया इसको जिसने मेरी मुखबिरी की, और आगे चल के अगर कोई भी ये दुस्साहस करता है मेरी मुखबिरी करने के लिए तो उसका भी यही अंजाम होगा। इस घटना के बाद अंबिका पटेल का नाम पड़ जाता है डाकू ठोकिया, क्योंकि वो लोगों को ठोकने में यानी मौत के घाट उतारने में तनिक भी संदेह नहीं करता था और ना ही देरी करता था। किडनैपिंग, मर्डर, लोगों को धमकाना, लोगों से लूट, ये सारे केसेस भी करने लगा। इसी बीच में 16 जुलाई 2003 को ओमनाथ अपने घर आने वाला होता है। इस बात की खबर ठोकिया को भी पड़ जाती है, क्योंकि ठोकिया ने ओमनाथ के भतीजे को मारा था। तो ओमनाथ भी एक कुख्यात डाकू था जो अब ठोकिया डाकू के खून का प्यासा था। लेकिन कई साल बीतते गए और उसी बीच में ठोकिया डाकू ने अपनी ताकत बढ़ा ली। 16 जुलाई 2003 को जब ये खबर लगती है कि ओमनाथ आज अपने घर में रुकेगा, तो ठोकिया अपने 40 डाकुओं साथी के साथ उसके घर पे हमला बोलता है और घर को बंद करके आग लगा देता है। कहते हैं जब आग लगी तो कई सारे घर जल गए, और तो और ओमनाथ के परिवार के 6 लोग जिंदा जल गए थे। इसके बाद ठोकिया का खौफ और बढ़ने लगा। यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उसकी दहशत दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। उसी बीच में सरकार बदलती है। अब सरकार आती है उत्तर प्रदेश में मायावती की। मायावती इन डाकुओं के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने को बड़े बड़े अधिकारियों से बोलती है। पुलिस की चौकी पे पुलिस की टीम रहती है जो गश्त करती थी, और किसी भी तरीके का सबूत पाके ठोकिया को और उसके मेंटोर यानी उसके टीचर को, जो कि उस समय यूपी का एक कुख्यात डाकू था, ददुआ को पकड़ना चाहती थी। ठोकिया इतना खतरनाक व्यक्ति था कि वो पुलिस वालों को भी मारने में पीछे नहीं हटता था। कई बार वो पुलिस स्टेशन जाता था और वहाँ पे पुलिस वालों को मारता था, और जो आसामी होते थे जिनसे उसको पैसे लेने होते थे उनको भी मौत के घाट उतार देता था। अब राजनीति संरक्षण भी मिला हुआ था उसको, इसलिए वो अपने आप को पावरफुल समझता था और अजय मानता था। इसी बीच 22 जुलाई 2007 को एसटीएफ की टीम को एक खबर मिलती है कि डाकू ददुआ उन बीहड़ जंगलों में छिपा हुआ है। उसकी लोकेशन मिलती है। पुलिस की टीम वहां जाती है और उसका एनकाउंटर कर देती है। पुलिस एनकाउंटर करके काफ़ी खुश थी, न्यूज़ में खबर आ रही थी, और जब पुलिस की टीम वापस अपने पुलिस स्टेशन जाने के रास्ते में थी, तभी ठोकिया डाकू अपने 16 डाकुओं के साथ उस पुलिस की टीम पे हमला कर देता है। पुलिस की टीम पे मतलब बेबाक तरीके से बंदूकों से गोलियां चलाई जाती हैं, कई राउंड फायरिंग होती है। इस हमले में तकरीबन 6 पुलिस वाले, एक मुखबिर मर जाता है और 7 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इसके बाद मानो कि डाकू ठोकिया का खौफ हर जगह फैल गया था। लेकिन अब बात पुलिस वालों की थी। पुलिस वालों ने भी ये ठान लिया कि अब तो कुछ भी हो जाए, ठोकिया डाकू को पकड़ना है, जिंदा या मुर्दा। एक टीम बनाई जाती है। एक टीम
जिसमें ये खबर पहुंचती है एक मुखबिर के द्वारा कि सन 2008 में ठोकिया चित्रकूट के एक जगह आने वाला है। उसके साथ उसके 15-20 साथी भी रहेंगे। अब पुलिस की टीम को जब ये खबर मिलती है, ये इंटेल मिलता है, तो वो पूरी अपनी तैयारी करती है। एसटीएफ की तैयारी होती है, बुलेट प्रूफ जैकेट, लाठियाँ, हेलमेट, बंदूक, गोलियाँ, अलग अलग वैन, पूरी बाकायदा प्लानिंग होती है, 1-2 बार रिहर्सल भी होती है। और तब यूपी एसटीएफ ठोकिया डाकू को पकड़ने के लिए रवाना होती है। वहाँ पहुँचती है जहाँ लोकेशन था, देखती है ठोकिया डाकू वहीं पे अपने दोस्तों के साथ रुका बातचीत कर रहा है। पुलिस उसको पहले अनाउंस करती है कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो। इस पे ठोकिया गिरोह की तरफ से फायरिंग होती है, इधर पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। कहते हैं इतनी तगड़ी गोलीबारी दोनों साइड से हुई कि तकरीबन 7 घंटे तक फायरिंग चलती रही। कई लोग घायल हुए और ठोकिया गैंग के कई सारे डाकू मारे गए। उसके बाद पुलिस की एक गोली जाके ठोकिया डाकू के ऊपर लगती है और वो मर जाता है। अब पुलिस हर जगह ये बात फैलने लगती है कि ठोकिया डाकू का एनकाउंटर पुलिस ने किया है। एक बात ये भी कही जाती है कि ठोकिया डाकू पुलिस की गोली से नहीं मरा, जबकि उसके एक साथी जिसका नाम था ज्ञान सिंह, उसकी गोली से मरा है। तो देखा दोस्तों, कैसे इस समाज की कुनीतियों की वजह से या कुछ लोगों की गलतियों की वजह से एक शरीफ व्यक्ति जिसके सपने अपना जीवन और अपने परिवार के जीवन को बेहतर करना था, वो सारे सपने तोड़कर एक डाकू बनता है। और ऐसा डाकू जिसको पकड़ने के लिए 3 राज्यों की पुलिस तकरीबन 5 से 10 साल कड़ी मेहनत करती है। जुर्म कैसा भी हो, रीज़न कोई भी हो, उसका अंत कभी सुखद नहीं होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। आपका जो भी फीडबैक है मुझे ज़रूर बताइए, ताकि उसके बेसिस पे मैं अपने प्रेजेंटेशन के तरीके को, अपनी वाणी को और अपनी कहानियों को और इम्प्रूव कर सकूं। तो अगले वीडियो तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।